आप सभी ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक वायरल वीडियो ज़रूर देखा होगा। ये वीडियो चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय पर काफ़ी वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर वहाँ के पूर्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी स्पेस मिशन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे। क्या कहा था उन्होंने? साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है, चांद नज़र आ जाता है, उसकी लोकेशन पता होती है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन अब एक खबर आई है। खबर ये कि पाकिस्तान अपने पहले मून मिशन की तैयारी कर रहा है। ये मिशन 3 मई को लॉन्च भी कर दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पाकिस्तान पहले से फिसड्डी साबित हो रहा है। कैसे? एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 275 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच गई है। 2021 में आंकड़ा 153 पर था। पाकिस्तानी रुपए की कीमत घटने के चलते आयात में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महंगाई दर 29% के पार पहुंच गई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 40% से ऊपर चली गई। पाकिस्तान सरकार को बिजली बचाने के लिए अजीबो-गरीब किस्म के नियम लाने पड़ रहे हैं। जून 2023 में सरकार ने रात के 8 बजे मार्केट बंद करने का आदेश जारी किया था। 10 बजे के बाद शादियों पर पाबंदी भी लगाई थी। अब आपके मन में एक वाजिब सवाल यहाँ पर उठ सकता है कि जब हालात इतने बुरे हैं तो मून मिशन कैसे संभव हो पा रहा है? खैर, आपको अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये मिशन पाकिस्तान पूरी तरह अपने दम पर लॉन्च नहीं कर रहा। पाकिस्तान बस बहती गंगा में अपने हाथ धो रहा है। असल में बात कुछ ऐसी है कि चीन 3 मई को चांग E6 नाम का मून मिशन लॉन्च करने वाला है। उसी के सहारे पाकिस्तान भी अपनी एक सैटेलाइट चांद तक पहुंचा देगा। हालांकि ये सैटेलाइट भी पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही बनाई है। तो हमने सोचा आज की आसान भाषा की किश्त में आपको चीन के चांग E6 मिशन और पाकिस्तान के पहले मून मिशन के बारे में बताते हैं। साथ ही जानेंगे पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के बारे में, जो इसरो से भी पहले बनी थी और आज इसरो के मुकाबले इसके क्या हाल है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं चीन के चांग E6 मिशन से। चीनी मान्यता के हिसाब से चांग ई चंद्रमा देवी हैं। चीनी स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के नाम पर चीन ने पहले भी 5 मून मिशंस लॉन्च किए हैं। तो इस बार क्या खास है? आपको याद होगा पिछले साल 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके दुनिया में इतिहास बनाया था। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। साउथ पोल पर पहुंचना खास क्यों है, इसे आगे बताएंगे। पहले चीनी मिशन के बारे में सब कुछ समझते हैं। इस मिशन का मकसद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना और सैंपल के तौर पर कुछ पत्थर कलेक्ट करके धरती पर वापस लाना है। इसकी मदद से दुनिया के विज्ञान जगत को चंद्रमा के बारे में कई नई जानकारियां पता लगेंगी, जैसे चंद्रमा के भौगोलिक विज्ञान से जुड़ी बातें। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मिशन के जरिए करीब 2 किलोग्राम वजन के सैंपल्स लाए जाएंगे। सैंपल्स लाना चीन के लिए नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो चंद्रमा से सैंपल ला चुका है। हालांकि इस बार बात साउथ पोल की है। एक ज़रूरी बात यह भी है कि इस मिशन में चीन अकेला नहीं है। दुनिया की कुछ और बड़ी स्पेस एजेंसियां जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रेंच स्पेस एजेंसी भी इस मिशन का हिस्सा हैं। अब पाकिस्तान का मिशन में क्या रोल है वो भी जान लेते हैं। पाकिस्तान अपनी iCubeQ नाम की एक सैटेलाइट भेज रहा है। इस सैटेलाइट को चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर बनाया है। ये सैटेलाइट चंद्रमा के चक्कर लगाएगी। इसमें 2 ऑप्टिकल कैमराज हैं जो चंद्रमा की सतह के फोटो लेंगे। ये तो हो गई चीन के मून मिशन की बात। अब समझते हैं साउथ पोल कुछ खास वजहों से ज़रूरी है। जैसे अनुमान है कि साउथ पोल के इलाके में पर्याप्त मात्रा में पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्रेटर्स में बर्फ के फॉर्म में फंसे हुए हैं। क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे। असल में चंद्रमा के साउथ पोल पर मौजूद इन क्रेटर्स तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। भविष्य में ह्यूमन मिशन यानी चांद पर इंसानों को भेजने के लिए वहाँ पानी की उपस्थिति की खोज और कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है एक्सट्रीम वातावरण और क्रेटर्स के एरिया सैंपल से चंद्रमा और सौर मंडल के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। चीन के मून मिशन और साउथ पोल के इंपॉर्टेंस के बारे में आपने समझा। अब आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसीज के बारे में। एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी की रेस एक मैराथन की तरह है। इसमें तेज चलने के साथ ही ज़रूरी है दूरदृष्टि के साथ काम करना। नई टेक्नोलॉजीज़ जो आपके पास नहीं है उसे या तो खुद से बनाना या फिर उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मदद लेना। टेक्नोलॉजी के अभाव में भी इनोवेशन को बढ़ावा देते रहना, जैसे भारत ने किया।
अपने मार्स मिशन में भारत दुनिया का पहला देश बना जो मार्स तक अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच गया। और ये कारनामा भारत ने PSLV जैसे एक छोटे रॉकेट जिसमें फ्यूल कम होता है उसके दम पर करके दिखाया, जबकि दुनिया के बाकी देश जिनके पास बेहतर टेक्नोलॉजीज हैं वो अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल तक नहीं पहुंच सके। जहां तक पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी की बात है, वो इसरो से पहले अस्तित्व में आई, बनने के बाद ही उसने एक बड़ा रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने खुद ब खुद अंतरिक्ष की दुनिया में कदम नहीं रखा, इसमें अमेरिका का हाथ था। 1960 का दशक दुनिया में कोल्ड वॉर का दौर। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बाद रूस और अमेरिका के बीच अब ये कोल्ड वॉर स्पेस तक जा पहुंचा था। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि अमेरिका चंद्रमा पर इंसान को भेजेगा, वापस भी लाएगा। उनके ऐलान के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई। असल में अमेरिका के पास हिंद महासागर के ऊपर के वायुमंडल का डेटा उपलब्ध नहीं था। इस समय तक भारत सोवियत यूनियन का एक साथी बन चुका था। इस वजह से अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान को चुना, क्योंकि जिन्ना के सपनों का ये देश उस वक्त अमेरिका की गोद में था। कैनेडी के इस ऐलान से पाकिस्तानी अंतरिक्ष कार्यक्रम की किस्मत चमक उठी। 1961 में पाकिस्तान में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। वो उस वक्त पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़े थे, ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में थे। इस दौरे से अमेरिका के राजनीतिक गलियारे में डॉक्टर अब्दुल सलाम की पहचान बढ़ी और इसका फायदा उन्हें नासा के साथ संबंध विकसित करने में मिला। नासा ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को बुलाया और कहा कि उनके पास हिंद महासागर के ऊपर के वायुमंडल का डेटा नहीं है, और पाकिस्तान के लिए एक पेशकश की कि वह उसे अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, बशर्ते उसे जो डेटा मिलेगा उसे नासा के साथ साझा करना होगा। पाकिस्तान नासा की इस पेशकश को नकार नहीं सका और अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसने हामी भर दी। फिर क्या था, पाकिस्तान ने 16 सितंबर 1961 में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई और अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। इस रॉकेट का नाम था रहबर-ए-अव्वल, जो 7 जून 1962 को बलूचिस्तान के सोनमियानी से लॉन्च किया गया था। इसी के साथ पाकिस्तान साउथ एशिया में रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। इसके 1 साल बाद भारत ने अपना पहला रॉकेट बनाया था। हालांकि आज पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज के सामने रेस में नहीं है। दूसरी तरफ इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। उससे पहले भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था। इसरो ने अब तक 61 सालों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी जो कमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह है। इसरो 123 स्पेसक्राफ्ट मिशंस, 91 लॉन्च मिशंस, 15 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशंस, 3 भारतीय प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 5 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। दूसरी तरफ भारत ने कई प्रीमियम मिशंस भी लॉन्च किए हैं, जैसे मून मिशंस, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मार्स मिशन, मंगलयान, आदित्य L1 मिशन। इन मिशंस की वजह से इसरो आज एक स्पेस एलीट क्लब का हिस्सा है। आज के एपिसोड में इतना ही। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश सिंह। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।